है तो सवालों को रख रहे हैं और बच्चों को सवाल आते नहीं हैं। और दूसरा प्रूफ। तो प्रूफ और सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को समझना आवश्यक है और हम लोग कोशिश करेंगे कि परिभाषाओं को आसान भाषाओं में आसान शब्दों में समझा जाए। ठीक है। और इस लेसन जो वैद्युत क्षेत्र और विभव दिया हुआ है, इसको समझने से पहले हम लोगों को कुछ परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, जैसे द्रव्य या पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। तो द्रव्य या पदार्थ वे होते हैं जो स्थान घेरे, जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी मस्तिष्क, दिमाग इत्यादि से करते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। यानी ऐसी वस्तु हो जिसका कुछ द्रव्यमान हो। जैसे मैं इस मार्कर को ले रहा हूँ, अगर मैं इस मार्कर को देखा जाए तो कुछ इसका वजन है और रखने पे, जैसे मैं इसको हाथ की हथेलियों पे रख रहा हूँ तो ये इतने दूर का स्थान घेर लिया है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहेंगे ये क्या है, द्रव्य या पदार्थ। जैसे में ईंट, कंकड़, पत्थर, रेत। रेत का एक सूक्ष्म टुकड़ा भी अगर ले लिया जाए तो उसको भी रखने पर वो स्थान घेरेगा। अगर स्थान नहीं भी घेरेगा तो हम उसको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि ये पदार्थ है। जैसे वायु को अगर लिया जाए, कहेंगे कि क्या ये स्थान घेरता है। अगर स्थान नहीं भी घेरता है तो आप उसका अनुभव कर लेते हैं कि हवाएं क्या हो रही हैं, चल रही हैं, कि हवा बंद है, हवा किस दिशा से आ रही है, उसका आप अनुभव करते हैं। तो जिसका अनुभव भी आप कर लें द्रव्यमान के साथ या स्थान घेरने के साथ में, जिसका अनुभव भी आप कर लेते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है। द्रव्य या पदार्थ को माने जो द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे वैद्युत आवेश। अब कहेंगे ये क्या होती है। तो यह किसी द्रव्य का वह मूल गुण होता है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश कहेंगे। देखिए, परिभाषा का अर्थ का मतलब क्या है कि ऐसी वस्तु, ऐसा द्रव्य है, यानी कि जो द्रव्य हम पढ़े हैं, जिसका अनुभव आप कर रहे हैं अपने दिमाग से, मस्तिष्क से, उन्हीं वस्तुओं में आवेश पाया जाता है। ठीक है। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में भी आवेश पाया जाता है। तो कहेंगे परिभाषा में तो वही बताया जा रहा है कि इसमें जो है इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यानी इसे उत्पन्न करने के लिए, इस द्रव्य या पदार्थ से आवेश को उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। जैसे अगर इस वस्तु में आवेश है तो इसे हम निकालें कैसे। निकालने के लिए हमें जरूरी है इस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पे रगड़ किया जाए, घर्षण किया जाए, फ्रिक्शन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यदि आप इसको किसी वस्तु पे, जैसे मान लीजिए कि अगर इस मार्कर को बाल पे ऐसे रगड़ें, सर के ऊपर बाल पे, और कागज के छोटे टुकड़े के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो क्या करेगा, चिपकने लगता है। चिपकता है, इसका मतलब है कि इसमें जो आवेश था वो बाहर निकल गया। ठीक है। वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, आवेश आ गया। और जैसे ही आप रगड़ना बंद कर देंगे तो जो आवेश इसका था इसमें वापस आ जाएगा, यानी ये आवेश जो है इसका पुनः इसमें आ जाएगा। तो ये कहा गया है, जैसे अगर देखा जाए, आप देखेंगे कि अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़ेंगे तो आपकी हथेलियां जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएंगी। इसका मतलब है कि हाथों में जो आवेश था अब वो उत्पन्न हो गया। ठीक है। और जैसे ही हाथों को रगड़ना आप क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो वो आवेश पुनः हाथ में आपके समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया कि उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उत्पन्न करना पड़ता है। इसके लिए कुछ तरीके थे जिसको कहते हैं घर्षण। तो आप नोट में लिख सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए घर्षण का होना आवश्यक है। सॉरी गाइस। जैसे
जंगलों में आप देखे होंगे कि पेड़ पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, हवाएं चलती हैं और वो रगड़ करती हैं, और रगड़ करने से आवेश निकलता है, और आवेश निकलने से जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है। तो जो आग लग रही है वो कोई लगाने नहीं गया, बल्कि वो पेड़ पौधों की टहनियों के घर्षण से जो उत्पन्न आवेश होता है, उसी आवेश से जंगलों में आग लगती है। आप एक वस्तु को दूसरे पे रगड़ें, घर्षण करें, तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब ये आवेश हैं कितने प्रकार के? आवेश दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? यानी कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश, यानी इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। यानी ऐसे पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी वह पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, धनात्मक आवेश कहलाते हैं। तो भाई हम जान कैसे पाएंगे कि कौन से पदार्थ हैं जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है? तो आपको याद कर लीजिएगा कि जितनी धातुएं होती हैं सब पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो अगर ये भी ना जान पाए तो ये जान सकते हैं कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें विद्युत धारा करंट चली जाए, प्रवाहित हो जाए, ऐसी ऐसे पदार्थ धातुएं होती हैं। जैसे में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी ले लीजिए। ये ऐसे पदार्थ हैं जिन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कहेंगे कि भाई इन पदार्थों पे कितने की कमी होती है? तो हमने पहला एग्जाम्पल लिया सोडियम का। अब हमको सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, प्रतीक होता है Na। तो हमको ये चेक करना है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिन तत्वों के पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्व या पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। कहेंगे त्याग ही क्यों करते हैं? क्योंकि ये अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थायित्व को जब प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी क्रियाशीलता घट जाती है, इसलिए ये अस्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो, ये 6 मिला के हो गए 8। इससे कितने ज्यादा है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन को अस्थायी, यानी कि 8 दिख रहे हैं, 1 ज्यादा हो रहा है। इसी इलेक्ट्रॉन को सोडियम क्या करेगा? अपने अंदर से निकाल देगा। इसको 3 ना समझिए, 3 नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को बताता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताता है कि ये इस पे बाहरी कक्षा में कितने दिख रहे हैं? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को इसी को बाहर निकाल देगा। तो जब 1 बाहर निकालेगा तो इस पे 1 प्लस आ जाएगा। अब इसके पास जब 1 निकाल देगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे देखिए, अगर ये निकाल देगा कक्षा तो 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 सोडियम, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। अब इस प्लस को, ताकि इधर उदासीन अवस्था में है, इधर 1 आवेशित हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। इस 1 प्लस को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, ताकि इधर वाला उदासीन है तो इधर वाला भी क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। इधर वाले को कहते हैं अभिकारक, इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद हमेशा बैलेंस होते हैं। ठीक है। अगर बैलेंस नहीं है, बराबर नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो अब इधर देखा जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाए तो इधर देखिए ये 11 है, ये कितने हैं? 11 है। इधर कितने हो गए? इधर 10 आ गए। कैसे 10? क्योंकि 1 प्लस जो था, ये 1 इलेक्ट्रॉन अधिक था, इसी को निकाल दिया तो इसके पास कितने बचे? 10। तो इस पे देखिए यहाँ 11, यहाँ 10, तो 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर दिख रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर मतलब यहाँ ज्यादा, यहाँ कम हो रहा है। तो इसी को कहते हैं धनात्मक आवेश, कि 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इस पे। अब दूसरा देखते हैं मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का अगर देखा जाए कि ये चेक किया जाए कि इस पे कितने प्लस चार्ज हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब आप इसमें भी देख रहे हैं कि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 से कितने ज्यादा दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। तो ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा।
दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, निकाल देगा। तो इसका जब दो निकालेगा तो इस पे कितने प्लस आ जाएंगे, दो प्लस आ जाएंगे। देखिए दो प्लस, तो इसका तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6, यानी 12 में से जब दो को निकाल देगा तो इसके पास 10 बच जाएंगे, जो कि 10 दिख रहे हैं, 2 2 4 और ये 6, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे देखिए 12 मैग्नीशियम है तो इस पे 2 प्लस है। अब इस 2 प्लस को बैलेंस करने के लिए हम कितने माइनस लाएंगे, 2 माइनस लाएंगे। अगर यहाँ 3 प्लस होता तो 3 इलेक्ट्रॉन लाते, 3 माइनस लाते। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 हो गई और यहाँ पे हो गई 10, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की इस पे कमी हो गई। अगर आप एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होते हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएंगे कितने, 10। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, पढ़े होंगे कि एल्यूमिनियम है या कोई भी तत्व है उसके नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एल्यूमिनियम है इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं, 13 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक के बाहर उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये 12 है और यहाँ पे 10 है। अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो इसके 12 प्रोटॉन यहाँ भी होंगे और यहाँ भी होंगे 12 प्रोटॉन। इसमें क्या है, 11 सोडियम वाले में 11 प्रोटॉन होंगे, यहाँ भी 11 प्रोटॉन होंगे। ये ध्यान रखेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या में कमी और वृद्धि नहीं होती है, बल्कि किसमें होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होती है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे क्या कहा गया, धनात्मक आवेश। ये पहला आवेश था। अब दूसरा कौन सा आवेश होता है भाई, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश या ऋणावेश भी बोलते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता हो, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं। तो भाई हम कैसे जान पाएंगे कि किस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे, देखेंगे कि ऐसे तत्व या पदार्थ जिस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहरी कक्षा में यानी बाह्य कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसी दूसरे से वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, उधार लेगा। एक तरह से कह सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो जितनी ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 7 नाइट्रोजन है, हमको चेक करना है कि इसका देखा जाए कितना है भाई, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p3 हो गया। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5। इसको 8 पूरा होने के लिए मतलब अस्थाई होने के लिए अभी कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण करेगा तो उस पर आता है माइनस चार्ज। तो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1s2 2s2 2p3 में 3 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखेंगे 7 नाइट्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बना देगा 7 नाइट्रोजन पे -3 चार्ज। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे तो यहाँ तो 7 है। ठीक है, ये इधर -3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए। ये ध्यान रखेंगे कि इधर जितने माइनस होने चाहिए तो इधर भी उतने होने चाहिए। यानी जिधर इधर अगर मान लीजिए देखा जाए तो जितने माइनस हैं उतने माइनस इधर भी हैं, मतलब इधर की अभिक्रिया जो है इधर वाले के बराबर है। तो देखिए यहाँ हो गए 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन। कैसे 10, 7 तो ये पहले से ही है और इसमें 3 जोड़ देंगे, 7 3 और कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार हम ऑक्सीजन का लेंगे, ऑक्सीजन का बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p4 हो गया, यानी 2 2 4 4 4 8 तक चले हैं। अब इसकी बाहरी कक्षा में आप देख रहे हैं कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितना, अभी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल 6 है तो 2 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा। तो तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 और 2p4 में 2 और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो 8 पे -2 हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाएगी। तो आप एक बात याद रखेंगे या नोट में लिख सकते हैं कि धातुओं पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी जो प्लस वाले दिखाएंगे, और जो अधातुएं होती हैं, उनपे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। अधातुएं मतलब ज्यादा से ज्यादा गैसें ले सकते हैं, गैसें उनपे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है, अब इस पे जो है कि धन आवेश और ऋण आवेश पे कल हम लोग सवाल बताएंगे। ठीक है।